गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा, हमने आपको नाउन के बारे में डिटेल्ड वे में पूरा एक्सप्लेन करके बताया था और मैं आज आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। प्रोनाउन के बारे में डिटेल एक्सप्लेन मैं एक ही वीडियो में कर दूंगी पूरा अच्छे से, आप उसको जो है देखिए। आज आपका टॉपिक है प्रोनाउन। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन आप जैसे हिंदी में भी पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और ये जो क्रिया विशेषण ये सब आप पढ़ते हैं, तो इस तरह से इंग्लिश में सेम पैटर्न में होता है, बस चीज़ें थोड़ा सा चेंज होती हैं। वो चीज़ें इंग्लिश में होती हैं और वही हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हिंदी में होती हैं। अगर आप इसको हिंदी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम होता क्या है, तो देखिए, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी जो प्रोनाउन है आपका, ये किसकी जगह पे यूज होता है? नाउन की जगह पे। आप इसको इजी वे में समझिए हिंदी में, जैसे कि जो ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा के स्थान पर रखते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। और वही चीज़ें इंग्लिश में प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन के स्थान पर जो शब्द बोला जा रहा है वही आपका क्या है? प्रोनाउन है। वही आपका क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए, ये हो गया प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये आपका जो है नाउन के स्थान पर बोला जाता है, यानी प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर करते हैं। इतना तो आपको पता हो गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा इसको। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया रवि वाज absent in the class because Ravi was ill। अगर हमने कह दिया रवि क्लास में एब्सेंट था, अनुपस्थित था, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि रवि बीमार था। तो देखिए, यहाँ पे रवि का नाम हमने लिया। रवि एक क्या है? संज्ञा है, यानी किसी का नेम है, किसी व्यक्ति का नेम है। और रवि वाज एब्सेंट इन द क्लास, रवि जो है क्लास में एब्सेंट था बिकॉज रवि वाज इल, क्योंकि रवि बीमार था, तो ये जो नेम होता है, जो संज्ञा होती है, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी नाउन के प्रयोग का बार जो नाउन का प्रयोग है वो बार नेम में जो है हम उसका बार प्रयोग ना करें, इसलिए हम उसकी जगह पर किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी हमने अगर इसको बना दिया प्रोनाउन में, तो ये आपका हो जाएगा रवि वाज एब्सेंट इन द क्लास because he was absent। ही किसके स्थान पर आया है? रवि के स्थान पर। ही किसके स्थान पर आया है? रवि के। तो यहाँ हो जाएगा because he was ill, क्योंकि वह क्या था? बीमार था। मतलब हमने यहाँ नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया।
नाउन के स्थान पर हमने ही जो है किसका, हमने ही जो है प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। और प्रोनाउन जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन हैं। जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में मैं के लिए आई यूज होता है, वी हम सब के लिए यूज होता है, सी गर्ल्स के लिए यूज होता है, और ही बॉय के लिए यूज। इट का प्रयोग मोस्टली आपको ये जानना है, इट का प्रयोग कहाँ होता है। इट का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, इतना आप माइंड में रखेंगे, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो प्रोनाउन क्या है, ही, सी, इट, दे, वी, आई, ये सब आपके प्रोनाउंस हैं, जो कि किसी नाम के जगह पर, किसी वस्तु की जगह पर, किसी स्थान की जगह पर ये सब यूज मतलब जितने होते हैं, आई, वी, ये तो व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, बट ईट का प्रयोग जो है स्थान के लिए प्रयोग होता है, किसी वस्तु के लिए ईट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आप इतना जान गए कि ये क्या है, प्रोनाउन यही होता है। अब आपको पता चल गया प्रोनाउन ये होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, और उसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम ये जान गए कि प्रोनाउन क्या होता है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नाउन के प्रकार या नाउन के भेद। तो जनरली आप बुक्स में देखते होंगे, कहीं कहीं बुक्स में ये इंग्लिश में इतना कॉम्प्लिकेशंस है ये जो ग्रामर को लेकर के, कि कहीं कहीं आप पाते होंगे जो है 9 प्रकार के या 9 टाइप्स आपको मिलेंगे प्रोनाउन के, और किसी किसी बुक में आपको 8 टाइप के ही प्रोनाउन मिलेंगे। उसमें एक प्रोनाउन है जो कि बीच में ही मर्ज कर दिया गया है, मैं उसको बताऊंगी आपको। देखिए, पहला प्रोनाउन आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन में जैसा आप जानते हैं, आपने हिंदी में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। आपने पढ़ा हिंदी में। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ये एक आपका होता है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। जैसा आप हिंदी में पढ़ते हैं वही सेम प्रोसेस आपको इंग्लिश में भी देखना है। पर्सनल प्रोनाउन में आपका जो है आ गया, देखिए, एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा है आपका सेकंड पर्सन, और तीसरा है आपका थर्ड पर्सन। देखिए, आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें क्या है, उसमें उसके अंतर्गत 3 फॉर्म आ रहे हैं। एक आपका फर्स्ट पर्सन आ रहा है, और एक आपका सेकेंड पर्सन आ रहा है, और एक आपका थर्ड पर्सन आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, देखिए, जो आई है, आई मीन्स होता है मैं, और वी मतलब होता है हम लोग, वी मतलब हम या हम लोग। तो आई और वी जो आते हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट। ठीक है, ही, सी, इट, दे, ये सब आपका किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है।
ये सब आपका थर्ड पर्सन में आता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन में आपको 3 पर्सन मिले, एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपने ये भी जान लिया कि फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन में ये आते हैं। अब आपको क्या देखना है, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब जैसे हमने कह दिया आपको एग्जाम्पल इसका समझिए, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल। पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल अगर हम कह दें आपसे कि देखिए पर्सनल प्रोनाउन में देखिए आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है और ये आपके किस प्रोनाउन में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन में आ रहा है। तो ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जान लिए। सेकेंड पर्सन में आया, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यू विल गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो, तुम वहाँ जाओगे। ये हो गया आपका, यानी आपका ये सेकेंड पर्सन में आ गया। और देखिए तीसरा हम आपको थर्ड पर्सन का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया, उसने भोजन पकाया। सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन में आ गया। यानी हमने पर्सनल प्रोनाउन में आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पर्सन बताया, तीनों के एग्जाम्पल हमने आपको बताया और आप इसको माइंड में रखिएगा। अब हम आपको दूसरा प्रोनाउन बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिसका नेम क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को तो आपने जाना कि हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपका दूसरा प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी इसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना कि जब सर्वनाम का जो कार्य सर्वनाम कर रहा है उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा हो। जैसे हमने कह दिया कि मैंने स्वयं ही यह कार्य किया, हिंदी में ऐसे समझिए, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने स्वयं ही यह कार्य किया, मैंने सेल्फ किया। और इसका एक और वो है, एक और एग्जाम्पल ऐसे देखिएगा, जैसे हमने कह दिया मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। तो इसमें एक आप कीवर्ड लेकर के चलिए कि आप जहाँ पर भी जैसे माई के साथ सेल्फ लगता है तो माई सेल्फ आपको दिख जाए, देम सेल्फ दिख जाए, योर सेल्फ दिख जाए, इट सेल्फ दिख जाए, तो आप ये मान के चलिएगा कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये जो वर्ड होते हैं, यही कीवर्ड अगर हमको सेंटेंस में दिखाई दे देते हैं तो हम इतना कीवर्ड पकड़ लेते हैं कि इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बाय द वे हमसे पूछ दिया कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा प्रोनाउन है, हमको जो है एलिमिनेट करके इसको बताइए। तो फिर हम कीवर्ड को पकड़ते हैं सेल्फ, सेल्फ्स। आप जानते हैं कि सेल्फ का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और सेल्व्स का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। इतना आप माइंड में रखिएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, हमने बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो कर्ता का प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है, वो स्वयं पर भी पड़ता है, स्वयं पर ही उसका भार पड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हो गया आई
हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को क्या किया, चोट पहुंचाया। मतलब चोट किसको पहुंचाई है, स्वयं को ही तो पहुंचाई है, किसी और को तो पहुंचाई नहीं है। यानी इसका जो प्रभाव है, ये जो प्रोनाउन है आई फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, इसका जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, माई सेल्फ पे पड़ रहा है, स्वयं पे ही पड़ रहा है, इसलिए ये इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। स्वयं मतलब उसने अपने आप को ही चोट पहुंचाई, किसी और को तो चोट पहुंचाई है नहीं, अपने आप को। यानी इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, स्वयं पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम का एक कीवर्ड आप पकड़ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं सारे वर्ड्स को लिख दे रही हूँ, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने लिख दिया माई सेल्फ, फिर हो गया आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ये सभी कीवर्ड हैं जिनको आप अपने माइंड में रख के ये बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एक इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। किसी किसी बुक में उसको अलग कर दिया गया है, इम्फेटिक प्रोनाउन को अलग कर दिया गया है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पार्ट के रूप में इम्फेटिक प्रोनाउन को बना दिया गया है, लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हम उसको अलग करके चलते हैं। 9 प्रकार के हम आप जो प्रोनाउन को लेकर के चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता दिया मैंने। अब आप तीसरे वाले प्रोनाउन को मान लीजिए इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पे देखा आपने जो सेल्फ वाले वर्ड आ रहे थे वो जो वर्ब होती है उसके बाद आ रहे हैं। जैसे हर्ट, किसी को चोट पहुँचाना, ये आपका क्या है, वर्ब है। हर्ट ये भी। और जैसे ये सब जो ये 2 आपने एग्जाम्पल देखा, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ आया है वो वर्ब के बाद आया है। और जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, आप इसमें क्या देखेंगे कि जो ये सेल्फ वाले वर्ड हैं वो जस्ट प्रोनाउन के बाद ही आएंगे। वो जस्ट किसके बाद आएंगे, प्रोनाउन के बाद आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य है तो जो उसमें प्रोनाउन होगा, जो सर्वनाम होगा, वो बिल्कुल मतलब अपने ऊपर भी दबाव डालेगा। और उसका एक इंग्लिश में ये रूल है कि वो जस्ट आपको सर्वनाम के बाद ही मिलेगा। यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको अगर दिख गया माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, जो भी चीज़ें हैं, ये सब आपको कीवर्ड अगर सर्वनाम के तुरंत बाद दिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद दिखते हैं, तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि इसमें क्या है, ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे मैंने कह दिया आई माई सेल्फ did this work। I myself did this work। मैंने स्वयं ही इस कार्य को किया। ये क्या है, जस्ट बाद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। आपने इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जाना। अब आप चौथा प्रोनाउन ले लीजिए जो आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम का टॉपिक थोड़ा लेंदी है, बट मैं इसको एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये जो है आपका कौन सा है, संकेतवाचक। संकेतवाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संकेतवाचक सर्वनाम इसका नाम है, और संकेत, शायद इसमें संकेत की बात की जा रही होगी। देखिए जैसे हमने कह दिया दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब वर्ड किस में आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे हमने कह दिया दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, ऐसे आपको करके आएगा एग्जाम में, किस में कौन सा प्रोनाउन है, दिस में। ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, नीचे ऐसे अंडरलाइन, फिर इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो दिस में कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज ए बुक, दैट इज ए काउ। जानवर के लिए इट या फिर दैट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन इट का प्रयोग जानवर के भी लिए होता है। तो देखिए इसमें क्या है, दैट इज ए काउ, दैट आपको दिख गया, तो दैट में कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये मतलब संकेत दे रहा है, ये संकेत कर रहा है ना कि यह एक बुक है। बुक की तरफ संकेत क्या कर रहा है, दिस कर रहा है, और काउ की तरफ संकेत क्या कर रहा है, दैट कर रहा है। तो ये आपका वर्ड जो है ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ये जैसे आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दीज आर पेन्स। पेन्स मतलब ये सब क्या है, कलमें हैं, बहुत सारी कलमें, एक कलम की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी पेन की बात हो रही है, कलम की बात हो रही है। दीज आर पेन्स, तो यहाँ पे दीज जो है आपका वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ये पेन्स की तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। आ गया समझ में। ये हमने आपको 4 प्रोनाउन बताए, और मैं आपको 5वां प्रोनाउन बताने जा रही हूँ। कितने टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। 4 मैंने आपको बताया, 5वां बताने जा रही हूँ। 5वां आपका प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9 प्रोनाउन है, और देखिए 5वां आपका जो है वो जो है क्रम आगे पीछे हो सकता है, बट प्रोनाउन आपके इतने ही मिलेंगे। और किसी भी बुक में आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा प्रोनाउन, कोई सीक्वेंस नहीं दिया है। सब बुक्स अलग अलग है, जैसे आपकी बुक हो गई, एक्सलेंट की बुक हुई, डिलाइट की बुक हुई, सब में अलग अलग प्रकार से दिया गया है। जैसे आपका 5वां प्रोनाउन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट, आप सुने होंगे डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, सुनते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना, विस्तार देना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यही होता है। तो इसका हो गया, ये आपका हो गया विभाग सूचक। इसका मतलब होता है विभाग सूचक। विभाग सूचक सर्वनाम। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये विभाग सूचक जो है सर्वनाम क्या होता है, विभाग सूचक सर्वनाम क्या होता है। तो विभाग सूचक सर्वनाम में आप देखेंगे कि जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, तो इस प्रकार से ये जो वर्ड्स हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ईच ऑफ देम सक्सीड, हमने कह दिया, एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हमने कह दिया ईच ऑफ देम सक्सीड, ईच ऑफ देम क्या हो गया, जैसे हमने बोल दिया ईच ऑफ देम सक्सीड, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ईच ऑफ देम सक्सीड। हमने कह दिया कि मतलब उनमें से जितने थे, ईच मतलब प्रत्येक लोग क्या हो गए, प्रत्येक लोग सफल हो गए, प्रत्येक लोग सफल हो गए, कोई भी बचा नहीं है। प्रत्येक की बात हो रही, ईच की बात हो रही है, मतलब एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, पर्टिकुलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया, नाइदर ऑफ देम, नाइदर
neither of them is absent। हमने कहा ईच ऑफ देम सक्सीड, उनमें से प्रत्येक लोग यानी सभी लोग क्या हो गए, सफल हो गए। प्रत्येक की बात हो रही है, पर्टिकुलर की बात हो रही है। और फिर हमने दूसरा एग्जांपल दिया नाइदर ऑफ देम इज एब्सेंट, मतलब उनमें से कोई भी, देम मतलब उनमें से कोई भी, नाइदर मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं था। और एक बात को विशेष में माइंड में नोट करके रखिएगा, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये जितने भी वर्ड हैं सबके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर यूज होती है, ना कि प्लूरल। हमेशा आप देखेंगे जैसे इज ऑफ देम, सक्सीड यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। हमने यहाँ पर इज का प्रयोग क्यों किया है, जबकि यहाँ पर देम है, हमको यहाँ पर आर का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सब सिंगुलर होते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। छठवां प्रोनाउन है आपका इनडेफिनिट। आपने सुना होगा, बहुत ही सुनते हैं हम लोग डिफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। जैसे इनडेफिनिट आपका छठा प्रोनाउन हो गया, जैसे इनडेफिनिट इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनडेफिनिट, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि इनडेफिनिट, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे परिमाण हो गया, मात्रा हो गई, कुछ भी चीज़ें इसमें निश्चित नहीं रहेंगी। जैसे हमने कह दिया ऑल एब्सेंट, हमने कह दिया, आपको एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें मात्रा और गुण जो भी होंगे वो निश्चित नहीं होंगे। जैसे हमने कह दिया ऑल एब्सेंट, अब देखिए सभी लोग, ऑल में मतलब सभी लोग एब्सेंट हैं, लेकिन कोई मात्रा दी गई है, कुछ भी नहीं। उसमें गर्ल्स कितने, बॉयज कितने, कुछ भी मात्रा उसमें दी नहीं गई है कि कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है। ऑल बोल दिया गया है, जो कि कुछ भी निश्चित नहीं कर रहा है। ऑल कुछ निश्चित कर रहा है, कुछ भी नहीं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया नन इज गो देयर, नन इज गो देयर, वहाँ कोई भी नहीं गया, वहाँ कोई भी नहीं गया। ये नन, कोई भी नहीं गया, लेकिन निश्चित हो रहा है कौन गया कौन नहीं गया, अरे किसका नाम क्या है, कैसे क्या है, कुछ भी उसमें निश्चित नहीं है। तो नन भी आपको ये जो है किसको प्रेजेंट कर रहा है, मतलब इनडेफिनिटी को प्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे अनिश्चितता को बता रहा है। इसलिए आपका जो है नन भी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन में आता है और आल भी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, इसमें आल आ जाएगा, नन आ जाएगा, मतलब इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे। जैसे अगर हमने कह दिया कि ऑल इज स्लेप्ट, ऑल वेयर स्लेप्ट, मतलब सभी लोग सो गए, तो इसमें आल जो है ये भी आपको आपकी अनिश्चितता को दिखा रहा है और नन भी। अब आप पढ़ेंगे सातवां प्रोनाउन। सातवां प्रोनाउन आपका क्या है, ये आपका इंडेफिनिट हो गया। सातवां प्रोनाउन आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सातवां प्रोनाउन आपका है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स आप जानते हैं प्रश्नवाचक होता है। इंट्रोगेटिव मतलब सबको पता है कि प्रश्नवाचक होता है। तो इंट्रोगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की हिंदी हो गई प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इंट्रोगेटिव वर्ड आप जानते होंगे, जैसे जनरली टेंस में देखते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, ये सब किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव में आते हैं। हु हो गया। अगर हमने कह दिया ये जो प्रश्नवाचक यानी जिन वर्ड से प्रश्न किए जाते हैं, जो ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनसे हम प्रश्न करते हैं, जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो मतलब ये जो कौन वर्ड है, हु वर्ड है, वो आपका क्या है? प्रश्नवाचक वर्ड में आता है, क्वेश्चन वर्ड में आता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड में हु आ गया, व्हाट आ गया, विच आ गया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? विच आ गया, ये सब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे हमने कह दिया, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया हु इज कमिंग, हु इज कमिंग हेयर। हु इज कमिंग हेयर, यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ कौन आ रहा है, यानी कौन जो वर्ड है, हु जो वर्ड है, ये आपका प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक यानी ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। जिस भी सेंटेंस में अगर आपको ये डिफाइन करना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको अगर क्वेश्चन वर्ड दिख जाते हैं तो आप उसमें मान लीजिए कि आप 100% इतना मान के चलिए कि उसमें आपका कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु इज कमिंग हेयर, जैसे हमने कह दिया विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है, यानी कौन सी कलम तुम्हारी है, तुम्हारी कलम कौन सी है। तो यहाँ इसमें जो विच है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आपका क्या हो गया? व्हाट भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो आपने देख लिया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आप देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक होता है आपका। कौन सा प्रोनाउन है आपका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी होती है परस्परवाचक सर्वनाम। परस्पर परस्परवाचक सर्वनाम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी होती है। अब देखिए परस्पर, जैसे इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जो है क्या है? संबंध स्थापित किया जाता है। इस सर्वनाम में रेसिप्रोकल प्रोनाउन में मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में जो क्या है? संबंध स्थापित किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हमने कह दिया द गर्ल्स, नहीं पहले देखिए, टू गर्ल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग apples to each other। each other आपने देखा? each other, दो गर्ल्स थी और दोनों गर्ल्स ने जो एप्पल्स थे वो उसको अपने आपस में क्या कर लिया? बांट लिया। मतलब दोनों का संबंध उससे एप्पल से स्थापित हुआ। मतलब दोनों ने ईच अदर
एक दूसरे में क्या कर लिया, बांट लिया। तो ये जो ईच अदर वर्ड आप देख रहे हैं, यही आपका कौन सा प्रोनाउन है, यही आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर हो गया। देखिए जब टू गर्ल्स हैं तब तो ईच अदर का प्रयोग होगा। अगर यही दो से अधिक होती तो वहाँ पर वन अनदर का प्रयोग करते, तो एग्जाम्स में यही जो आपको यही सब क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़े अपवार्ड टाइप के होते हैं। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कल दिया द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। बॉयज एक बॉयज तो है नहीं, बहुत सारे बॉयज हैं। द बॉयज हेल्प वन अनदर। जो मतलब बॉयज थे उन्होंने एक दूसरे की सहायता की, मतलब दो तो थे नहीं, बॉयज बहुत सारे थे, तो वहाँ पर एक दूसरे की सहायता के लिए वन अनदर का प्रयोग आया है। वन अनदर आपका क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है। ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया। और इसको भी माइंड में रख के चलिएगा कि कभी कभी हमको एरर में आ जाता है ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग। टू में आपको वन अनदर लगा के दे देगा, और जो बहुत सारे होंगे उसमें आपको ईच अदर लगा के दे देगा। आपको डिफाइन करना होगा कि कहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आप देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हम लोग घर में हमेशा सुनते हैं हमारे रिलेटिव आए हैं, सुनते हैं ना। तो फिर ये रिलेटिव क्या होते हैं, रिलेटिव मतलब जो हमारे संबंधी होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनको हम रिलेटिव बोलते हैं। और इसी से कनेक्ट करके आप इसको समझ जाइएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये एक दूसरे से क्या संबंध को बताता है। कोई भी सेंटेंस आपको दिया हो जिसमें कि अगर दो सेंटेंस कनेक्ट हैं एक साथ, दूसरे का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आपको ये लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये जो सेंटेंस है इससे रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पे आप ये समझिएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध को ही व्यक्त करता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये संबंध को ही व्यक्त करता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल, द गर्ल्स met them who was their friends। The girls met them, गर्ल्स उनसे मिली who was their friend, जो कि उनका क्या था, मित्र था, मित्र था। तो यानी हु किसको डिनोट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है कि जो गर्ल्स थी उनका रिलेशन मतलब किससे था, हु से था। तो ये रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन जो है कंबाइंड कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये आपका किस में आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन में आ गया। और फिर जैसे हमने कह दिया दिस इज द बॉय। अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose father is doctor, whose father is doctor। देखिए
हमने कहा कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसके पिताजी क्या हैं, डॉक्टर हैं, जिसके पिता क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये देखिए हुज जो वर्ड है ये क्या है, रिलेशन को बता रहा है। यह वही लड़का है, लड़के का रिलेशन किससे बता रहा है, यानी हुज जो वर्ड है ये रिलेशन को व्यक्त कर रहा है, यानी उसके पिता, किसके, बॉय के पिता। ये जो लड़का है इसी के प्रोनाउन के रूप में हुज आया है। हमने बताया आपको शुरू में ना कि जो प्रोनाउन होता है वो जो नाउन होता है उसी के स्थान पर यूज होता है, और नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे जो है बॉय का रिलेशन हुज, यानी हुज जो वर्ड आया है ये किसके, मतलब ये रिलेशन को बताने के लिए आया ना, इसलिए यहाँ पे हुज हो गया, यहाँ पे हु हो गया। ये दोनों क्या है, रिलेशन को बता रहे हैं। ये हु हो गया, हुज हो गया, ये सब किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। हमने ये भी बताया आपको कि इस तरह से आप जनरली देखेंगे तो 9 टाइप्स आपको मिलेंगे, बट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें एम्फैटिक प्रोनाउन को कंबाइंड कर दिया गया है किसी किसी बुक में, लेकिन कहीं कहीं बुक आप पाएंगे कि उसमें आप देखेंगे कि जैसे ये जो एम्फैटिक प्रोनाउन है उसको अलग बना दिया गया है। जहाँ पर उसको अलग बना दिया गया है वहाँ पर तो प्रोनाउन 9 टाइप्स के हो गए हैं, और जहाँ पर उसको कंबाइंड कर दिया गया है वहाँ पे वो जो है ये प्रोनाउन आपको 8 टाइप्स के ही मिलेंगे। और हमने सबको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया और आप इसको अच्छे से समझ भी गए, और इसके एग्जाम्पल्स ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। और जो ये प्रोनाउन है वो कैसे है, किस प्रकार से है, आपको समझना है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हमको समझना है और सीखना है। हमको एक एक कीवर्ड को पकड़ना है और अच्छे से अपने माइंड में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।